हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं कुणाल मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल केमिटोरिया में, जहां मैं आपके लिए लेकर आया हूँ IIT JEE नीट और क्लास 11th और 12th का पूरा कोर्स। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखें। पिछले क्लास में हम लोगों ने टेम्परेचर डिपेंडेंट जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म थे उनको कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में टेम्परेचर डिपेंडेंट जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म थे, फॉर एग्जांपल मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी को पूरा किया और उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे लगभग को हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। आगे देखते हैं, आज का जो सेशन है वो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म का। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो चलिए, सबसे पहले हम ध्यान देंगे क्या कि हमारा जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का फर्स्ट टॉपिक है वो है मास परसेंट, ठीक है। मास परसेंट के नाम में ही मास आ रहा है, जिससे आपको पता चलता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास जो है वो टेम्परेचर से जरा सा भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए आपके लिए ये हो गया क्या, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो हम लोग सबसे पहले मास परसेंट को समझेंगे कि ये क्या होता है। तो मास परसेंट का मतलब ये होता है, मतलब इसका मतलब होता है कि द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब इसका कहना ये है कि जो मास परसेंट होगा, मास परसेंट जो होगा वो होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका मास परसेंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मतलब जो भी मास होगा सॉल्यूट का इसमें सॉल्यूशन में, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, मास परसेंट। बस उसमें हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंटेनर है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंटेनर है, ये एक कंटेनर है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन हमने तैयार किया जिसमें एक है सॉल्यूट, इसको हम मान लेंगे कि ये ए है, और एक है सॉल्वेंट, जिसको कि हम मान लेंगे कि ये हमारा बी है। तो अगर हमको बोला जाएगा कि बताओ मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे। तो आप लिखोगे, मास को हम यहाँ डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, तो डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। और इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको बी का पूछे तो हम बस डब्ल्यू बी करेंगे और डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। बस हमें इतना ही करना है मास परसेंट में, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम करेंगे और 100% करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देते हैं, तो ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप चलिए अब ध्यान दीजिए। अब हम लोग करेंगे क्या, हमारा फर्स्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का न्यूमेरिकल्स। देखो बच्चों, याद रखो, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बिना न्यूमेरिकल के निकल जाओगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ 11 ग्राम, इफ 11, एक जरा से रुकिएगा, होल्ड कीजिएगा, इसको थोड़ा सेट करना होता है। देन इफ 11 ग्राम of oxalic acid are dissolved in 500 ml of solution, डेंसिटी आपको कितना दिया गया है, 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको फिर से वही काम करना है, क्या, डाटा को लिखना है। डाटा को जैसे जैसे आप लिखिएगा आपका बहुत आसानी से आंसर बनेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं,
सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है ना, तो गिवन करेंगे, देन डब्ल्यू ऑफ क्या, सॉल्यूट को हम फिर से ए मान सकते हैं, ऑक्सैलिक एसिड को हम ए मान सकते हैं, तो डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है हमारा 11 ग्राम। ठीक है, उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व किस में हुआ है, और डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन यानी कि डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी यानी कि डब्ल्यू टी हम मान सकते हैं। ठीक है ना, तो डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन ही लिख देते हैं सीधा हम, ठीक ना, ये कितना दिया हुआ है 500 ml। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ये W है, अगर ये 500 ml दिया है तो W तो नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है ना, हम यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम, है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ध्यान देना, डाटा को अच्छे से देखते चलना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 500 ml। इसके बाद डेंसिटी हमें कितना दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर मिली लीटर। ठीक है, अब हम आराम से, जब हमें डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम पता है, तो हम क्या मास नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। देन आपको वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो आपको करना क्या होगा, देन आप एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी कितना है 1.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 500, ये आ जाएगा आपको 550 ग्राम। ठीक है, यही आएगा 100%। इसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा मास आ गया, अब हमको कुछ करना ही नहीं है, अब बस फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला हमारा है, फॉर्मूला है हमारा मास, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, है ना, इज इक्वल टू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। तो अब हम करते हैं क्या, इसी पे पुट, देन हमारा क्या है दिया हुआ, हमारा दिया क्या हुआ है, इज इक्वल टू डब्ल्यू ए कितना है 11 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी कितना आया 550, ठीक है, इंटू 100। ये इसको काट दो, ये इसको काट दो, ठीक है, ये इसको कितना बार में काट देगा 5 बार में, और ये इसको कितना बार में काट देगा 2 बार में, कट गया ना, कितना आया 2% आंसर। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है हमारा टॉपिक मोल फ्रैक्शन का। देखो सिंपल है, मोल का मतलब आपको पता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अगर हम मोल का फ्रैक्शन निकाल दें तो उसी को हम क्या कहेंगे, मतलब मोल का रेशियो निकाल दें तो उसी को हम मोल का फ्रैक्शन कहेंगे, जिसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं एक्स से। तो एक बार हम पढ़ के सुनाते हैं। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब कोई एक कंपोनेंट का इसके रिस्पेक्ट में, टोटल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में जो भी रेशियो आएगा उसी को मोल फ्रैक्शन कहता है। एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन टर्म का सबसे इजीएस्ट पार्ट अगर कोई है तो वह है मोल फ्रैक्शन, ठीक ना। तो चलो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं, क्या होगा। देन अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या है कि एक है सॉल्यूट, एक है हमारा, एक है हमारा सॉल्यूट जिसको हम ए से मानेंगे, और एक होगा हमारा सॉल्वेंट जिसको हम बी से मानेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूट ए के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू Na, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ component
बी इज इक्वल टू एन बी, ठीक है। देन हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन या फिर एक्स, सीधा लिखते हैं एक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ या मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जिसको अगर हम इसको लिखेंगे तो x, अगर हम लिखेंगे एक्स ए तो मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, रुको इसको अच्छे से लिखता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू Na बाय Na प्लस Nb, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, जिसको हम कहेंगे एक्स बी, इसके लिए क्या लिखोगे, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। जाहिर सा बात है यहाँ पर एक चीज छूट गया मेरे से, और वो था क्या, एक्स ए लिखना, ठीक है। तो वो हम लिख दे रहे हैं ऑफ कंपोनेंट ए, इसको हम क्या कहेंगे, एक्स ए इज इक्वल टू, ये होगा एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, और वो होगा एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। तो हम गोल घेरा कर दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लेना। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और ये हो गया, ये भी वैसा ही है, दोनों एक ही बात है, एक बार कंपोनेंट ए के लिए है और एक बार कंपोनेंट बी के लिए है, ठीक है। इन दोनों को आप लिख लो, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ले लो। अब देखो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। अब क्या है हमारे पास, ध्यान देना, ठीक है। इसको ध्यान देना थोड़ा सा, इधर से सुनने जरा सा अच्छे से प्यार से, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से थोड़ा सुनना बच्चों मेरे, ठीक है। आपको पता है, आपको एक्स ए और एक्स बी पता चल गया, देन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये क्यों होता है, अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। चलिए, देन आप पुट करो एक्स ए का फॉर्मूला, एक्स ए का मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या था, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, लिखते हैं हम एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। और एक्स बी के लिए भी लिखो एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब आप एक काम करो, इज इक्वल टू क्या है, 1 है ना, तो रहने दो, ठीक है। इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। क्या प्रूफ कर रहे हैं, एक्स ए प्लस एक्स, जरा से रुकिएगा घसीटा आ गया, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू, अभी हम प्रूफ करेंगे कि ये 1 कैसे आएगा, देन फिर इक्वल टू कीजिए, एन ए प्लस एन बी हमारा कॉम मतलब एलसीएम लिया जाएगा, है ना, एलसीएम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, ये हमारा एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एन ए और प्लस एन बी, अब ये कट जाएगा एक बार में, ठीक है। तो क्या आया आपको, देन आपको मिला क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, यही आपको प्रूफ हो गया, है ना, हो गया ना, ये तो आपको प्रूफ हो गया ना। ये आपको प्रूफ हो गया, ठीक है। अब ले लो स्क्रीनशॉट,
अब देखो ध्यान दो, ठीक है। अब क्या ध्यान देना है, देन हमको पता क्या चल गया, एक्स ए, सॉरी, हमें पता चल गया एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। देन अगर आपको कुछ पूछा, अगर मान लीजिए एक्स बी पूछा, तो क्या लिखोगे, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। मतलब आपको कुछ एक भी चीज पूछ पता चल गया तो आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसको भी क्या कर लो, डाल लो। चलो अब हम लोग बढ़ेंगे, हमारा मोल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। तो मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, ये हमारा अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो आपका किससे रिलेटेड है, वो है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, मतलब आपको शुरू में ही क्या मांग दिया, क्वेश्चन बोल दिया कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। किसका मांग रहा है मोल फ्रैक्शन, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल हमारा क्या होगा, सॉल्यूट, है ना। इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, मतलब 20% हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो सॉल्यूशन में है और हमको इसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बस कुछ नहीं है, हम सीधा सीधे डाटा पुट करेंगे और अपना सॉल्यूशन की ओर बढ़ जाएंगे। तो चलो हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन मोड पे। लिखेंगे सबसे पहले हम सॉल्यूशन, और पहले करेंगे गिवन। गिवन करेंगे, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है W ऑफ C2H6O2, C2H6O2 ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों, ये दिया है 20 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। अब जरा आप ही बताओ, अगर परसेंटेज के बिहाफ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो मतलब पूरा सॉल्यूशन कितना होगा, 100%। तो सॉल्यूशन अगर 100% है, जिसमें से सॉल्यूट ही हमारा 20 ग्राम है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, कितना होगा, 80 ग्राम। और जाहिर सा बात है, जब आपका यहाँ कोई सॉल्वेंट नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कि वो जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जिसको हम क्या कहेंगे, H2O। ये कितना है हमारा यहाँ पे, 80 ग्राम। अब मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, देन हमको अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, हम इसको मान लेते हैं कि हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल A है, कंपोनेंट A। तो XA इज इक्वल टू Na बाई Na प्लस Nb, है ना। तो चलो Na निकालना पड़ेगा ना। Na कैसे निकालेंगे, हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो चलो गिवन मास कितना है पहले बताओ, गिवन मास है 20, तो कर दो 20। और मोलर मास कितना आएगा, देखो 12, 2 है, देखो कार्बन 2 है, तो 12 इंटू 2 मतलब 24, 36, 30 और यहाँ पे 32, मतलब टोटल कितना हो गया, 62। अब जोड़ लेना, कोई बड़ा बात नहीं है। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 0.322, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है। इसी तरह से आपको Nb भी निकालना है। Nb के लिए क्या करोगे, Nb इज इक्वल टू, फिर से वही गिवन मास बाय मोलर मास। Nb कितना है, गिवन मास 80 ग्राम, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होगा, 18 ग्राम पर मोल। यहाँ पर ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसल आउट, बताओ कितना आएगा। जब आप अच्छे से कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ आप पाओगे 4.44 ग्राम पर मोल, ठीक है। हमको मिल गया NaNb। अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको पुट कर देना है। चलिए XA इज इक्वल टू Na की जगह पे क्या लिखोगे, 0.322 डिवाइडेड बाय, फिर क्या होगा, Na के जगह पे फिर क्या लिखोगे, 0.322 प्लस फिर क्या है हमारा 4.44। अब एक काम करो, इनका कैलकुलेशन करो। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको इसमें आंसर आएगा 0.068, ये आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका किसका मतलब कह सकते हैं आप, इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मोल फ्रैक्शन है वो आपको कितना मिल गया, 0.068। समझ में आ गया बच्चों। अब अगर आपको वाटर का निकालने बोलेगा तो आप क्या करोगे, कुछ मत करना। देन XB इज इक्वल टू 1 माइनस
सॉरी एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो बस कुछ मत करो, 1 माइनस 0.068। अब आप बताना इसका आंसर क्या होता है। ये मैं आपसे मतलब आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के देना कि एक्स वी का वैल्यू क्या आया, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमें क्या मिला। दोगे ना आंसर, मैं वेट करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ले लो, ले लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स की तरफ, जिसका नाम है मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी का मतलब क्या होता है। मोलालिटी का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो ध्यान देना, मोलालिटी और मोलालिटी, रीटी और लीटी, इन दोनों में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली इसे 11 में पढ़ाया गया था, लेकिन होता क्या है बच्चे समय के साथ भूल जाते हैं। तो आप लोग को बस दिमाग में रहता है रीटी और लीटी को। ठीक है ना, रीटी जो होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और लीटी जो होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। और यहाँ पर कहानी ये है, रीटी में जो हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता था वो पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में होता था। सुनना अच्छे से, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ मोलालिटी क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट या पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, ना कि सॉल्यूशन। दिमाग में रखना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, इसको हम लोग छोटा एन से डिनोट करते हैं, मतलब स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा m इज इक्वल टू, सीधा मोलालिटी इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय W ऑफ kg ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हुआ, बेसिक फॉर्मूला। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। पुट कर दो n के जगह पे, तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n के जगह पे W बाय मोलर मास इनटू W kg ऑफ सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन में अगर आपको दिया हो क्या, ग्राम में, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो ग्राम में, अब अगर क्वेश्चन में हमें दिया हो ग्राम में, ठीक ना, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देन m इज इक्वल टू, अगर हमारा लिख देंगे हम बगल में, ठीक है, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू W kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है ना। देन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि जो हमारा मास होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये किसमें था हमारा, इन ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तभी हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। और ज़्यादातर आपको क्वेश्चन जो होगा वो ग्राम में ही दिया होगा, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिए, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लीजिए,